नमस्कार बच्चों, स्वागत आज की क्लास में आप लोगों का। बात पढ़ेंगे आज गुणक, जिसको आपके चैप्टर में कहा गया है आय गुणक, या इसको कहते हैं निर्गत गुणक, और हमारे जेएम साहब इसको कहते हैं निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब जो है हम देखेंगे, और इसका वर्किंग जो है वो कैसे है उसको देखेंगे आज, है ना। सबसे पहले बात करते हैं गुणक की बात कि गुणक किस तरह से काम करता है। हम ये कहते हैं कि आय का एक मुख्य निर्धारक तत्व जो है, आय का मुख्य निर्धारक तत्व जो है वो होता है निवेश। कहने का मतलब निवेश में जब वृद्धि होगी तब आय में वृद्धि होती है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई आय को प्रभावित करता है तो वो निवेश है, और निवेश में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होती है, निवेश में कमी होने पर आय में कमी होती है। देखिए, हम किसी भी अपने बिजनेस में काम में अगर 500 रुपये लगा रहे हैं तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आय में जो वृद्धि है वो केवल 500 नहीं हो, क्योंकि अगर आय में वृद्धि 500 है तो फिर ये एक तरह से हर्ष करने वाली बात होगी। हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर हम 500 रुपये अगर हमारा इन्वेस्टमेंट किया है हमने किसी भी काम में, तो आय में वृद्धि इससे कुछ ज़्यादा गुना हो। मान लीजिए 500 की वृद्धि हमने इन्वेस्टमेंट में की है और 1500 रुपये की आय में वृद्धि हो गई, तो ये कितना गुना हो गई बेटा? ये हो गई 3 गुना। क्या हो गई? 3 गुना वृद्धि हो गई। यानी निवेश में वृद्धि हमने 500 की तो हमारी आय में जो वृद्धि हुई वो 1500 की हुई। ये 3 गुना वृद्धि हो गई। ये जो 3 है ना, ये मल्टीप्लायर है। क्या है? मल्टीप्लायर है, या इसको हिंदी में कहते हैं गुणक है, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित करता है निवेश। इसलिए कीन्स ने इस गुणक को ना तो आय गुणक कहा, ना इसने निर्गत गुणक कहा, इसने सीधा सीधा इसका नाम जो है वो निवेश गुणक ही दे दिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही इसका नाम दे दिया। कीन्स की परिभाषा जो है ना, कीन्स की शब्दों में परिभाषा की बात करें तो कीन्स जी कहते हैं विनियोग गुणक हम ये स्पष्ट करता है कि जब कुल विनियोग में वृद्धि होती है, कुल निवेश में वृद्धि होती है, कुल इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है, तो वो कितनी होती है? वो उस राशि को बढ़ेगी जो विनियोग में वृद्धि के गुना होगी। विनियोग में वृद्धि के गुना, विनियोग मान लीजिए डेल्टा आई, उससे के से गुणा कर देंगे ना, तो वो जो है हमारे डेल्टा वाई के बराबर हो जाएगी। यानी आय में वृद्धि जो है वो डेल्टा आई के गुना है। और के क्या है? के एक मल्टीप्लायर है, या के जो है वो है हमारा गुणक है। क्या है बेटा? गुणक है। यानी के जो है वो यहाँ पे गुणक है। सीधी सीधी बात, अगर हम के फॉर्मूला की बात करें बिना कोई औपचारिकता किए हुए, तो फॉर्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई बराबर के गुणा डेल्टा आई। डेल्टा लगा हुआ है, मतलब ये क्या है? आय में परिवर्तन। सामान्यतः हम वृद्धि के लिए लेते हैं, क्योंकि हम यही उम्मीद करेंगे कि आय में वृद्धि हो। डेल्टा आई जो है वो निवेश में परिवर्तन, वैसे हम निवेश में वृद्धि की तरीके से लेंगे। और के क्या है? के हमारा गुणक है, मल्टीप्लायर है। ठीक है ना? ये हो गया एक तरह से। आप इसको दोबारा लिखेंगे तो अगर के का मान निकालना हो, इससे आपको, इस इक्वेशन से आपको के का मान निकालना हो, तो के बराबर बेटा क्या हो जाएगा? उधर डेल्टा वाई है ना, और ये जो है ना, ये वाला, ये इसके नीचे चला जाएगा, डेल्टा आई। यानी ये जो है के का मान निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। वापस से बताऊं, ये क्या है? चेंज इन इनकम, आय में परिवर्तन। और ये जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट या निवेश में परिवर्तन, या इसको कई बार हम विनियोग लिखते हैं तो विनियोग में परिवर्तन। तो ये बात है। अगर इससे सीधा सीधा पूछा जाता है आपको कि मान लीजिए निवेश में वृद्धि जो है वो 10 करोड़ है, निवेश में वृद्धि 10 करोड़ है, और आपकी आय में वृद्धि हो गई 40 करोड़। हाँ, 100 हो गई। आय में वृद्धि हो गई कितनी? 40 करोड़।
तो सीधा आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि इसमें गुणक कितना है, तो आपको ज्यादा दिन झंझट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिमाग लगाओ कितना गुना जो है निवेश में वृद्धि से कितना गुना आय में वृद्धि हुई, 4 गुना होगी, निवेश का मान सॉरी गुणक का मान 4 हो गया। या प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है कि आपके निवेश में वृद्धि 4 है, निवेश में वृद्धि जो है 10 करोड़ है और आपका गुणक दे रखा है 4, ए का मान कितना दे रखा है 4, तो आय में वृद्धि कितनी होगी, तो जितना निवेश में वृद्धि होती है उसका 4 गुना जो है आय में वृद्धि हो जाएगी, 10 को 4 से गुना किया तो आपका 40 करोड़ साल में, ठीक है। ये बात आपकी निवेश की बात आती है। अब एक सीधा सीधा संबंध हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ प्रश्न बनता है कि गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ संबंध, प्रवृत्ति के साथ संबंध, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी के साथ संबंध, सीधा सीधा संबंध इसका होता है कि 1/1 माइनस एमपीसी, ये सीधा संबंध है एमपीसी के साथ, ठीक है। अब इसको कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, इन बातों पर गौर करें कि मैं किन प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। और एक बात और बता दूं कि लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में भी कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं। अगर टाइपिंग में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो आप यूट्यूब पे भले कमेंट ना करें, एक कागज़ ले लें, कागज़ पे लिख लें और कागज़ पे लिखने के बाद में सभी प्रश्नों को सॉल्व करें। चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे बता दें, छोटी मोटी बात है, यूट्यूब पे कमेंट करके बता दें, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे कमेंट करना आपको आता है, वहाँ पे बता दें। एक के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी के बारे में हमने कहा था 0 इज लेस देन इक्वल टू एमपीसी एंड एमपीसी इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। एमपीसी का मान 0 और 1 के बीच में एमपीसी वेरी करता है। तो कई बार प्रश्न ये बनता है कि के व एमपीसी के बीच संबंध होता है, के और एमपीसी के बीच संबंध होता है सीधा या विपरीत। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि नीचे आ रहा है तो विपरीत संबंध है कि सीधा संबंध है। सीधे संबंध का मतलब ये होता है कि के बढ़ेगा तो एमपीसी बढ़ेगा, या एमपीसी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा तो, यानी जिस दिशा में एमपीसी जा रहा है उसी दिशा में के जा रहा है तो सीधा संबंध है, और जिस दिशा में ऊपर दूसरी दिशा में जा रहा है अगर चेंज एक दूसरे के हैं तो वो विपरीत संबंध है। तो इसके यहाँ पे हम देखेंगे कैसे होता है। मान लीजिए एक सिंपल से उदाहरण से हम देखें कि एमपीसी का मान जो है वो यहाँ पे है हमारा 0.25, ठीक है। अब के का मान कितना होगा, के बराबर 1/1 माइनस 0.25 और 1/0.75, 1/0.75, और ये इस तरह से किया। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो लगाएंगे, तो ये आ गया आपका 1.33। गुणक का मान कितना आ गया 1.3, ठीक है। अब एमपीसी का मान 0.25 था, हमने ये कहा कि एमपीसी के साथ संबंध कैसा है, तो इसको बढ़ा के देखते हैं। मान लीजिए एमपीसी का मान हमने 0.25 से बढ़ा के 0.5 कर दिया, तो ये कितना हो गया 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5, और 1 में 0.5 का भाग दिया, कितना आया 2 आया। पहले कितना था 1.33 था, अब कितना हो गया 2 हो गया। कहने का मतलब जैसे ही एमपीसी का मान बढ़ा है वैसे ही गुणक का मान भी बढ़ गया। तो प्रश्न वो जो बन रहा था कि संबंध कैसा होता है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा संबंध है। एमपीसी बढ़ेगा गुणक का मान बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा गुणक का मान घटेगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि एमपीसी का मान बेटा इतना है तो गुणक का मान कितना है, गुणक का मान इतना है तो एमपीसी का मान कितना होगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन चीजों को क्लियर कर। दूसरी बात, इसका संबंध जो है एमपीएस के साथ भी होता है। गुणक का संबंध किसके साथ, एमपीएस। एमपीएस क्या है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। इस चीज को हमने पहले देखा था कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है 1। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति
का योगफल जो है वो हमेशा 1 होता है। क्यों? देखा था ना डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, और बाद में डेल्टा वाई में हमने डेल्टा वाई का भाग दिया था, इधर भी हमने डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई का भाग दिया था, प्लस डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई का भाग दिया था। ये हो गया था आपका 1, और ये हो गया था क्या? एमपीसी, और ये हो गया था क्या? एमपीएस, है ना। कहने का मतलब एमपीसी और एमपीसी का जोड़, एमपीएस का जोड़ जो है वो 1 के बराबर होता है। इसमें से अगर हमें एमपीसी का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? 1 माइनस एमपीएस। अगर इससे हमें एमपीएस का मान निकालना हो तो एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी, एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी। इस चीज को ध्यान रखना। देखिए आगे चलते हैं। गुणक का एमपीएस के साथ संबंध, गुणक का एमपीएस के साथ संबंध। देखिए गुणक जो है एमपीसी के साथ संबंध तो हमने बता दिया था कि k बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, ये था ना। तो बराबर गुणक का एमपीएस के साथ संबंध 1 माइनस एमपीसी, ये क्या है? ये एमपीएस है। तो गुणक का इसके साथ संबंध जो है वो ये आ गया, k बराबर 1/एमपीएस। अब अगर इससे संबंध पूछा जाता है कि सीधा है या उल्टा है, तो किस तरह से बताएंगे? कि मान लीजिए एमपीएस का मान 0.5 है, तो 1/0.5 कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसको मान लीजिए हमने घटा दिया या बढ़ा दिया, चलो बढ़ा दिया, और बढ़ा के 0.5 की बजाय 0.75 कर दिया, और 0.75 करेंगे तो 1/0.75, और 1 में 0.75 का भाग देंगे तो 1.33। यानी जैसे ही हमने एमपीएस का मान बढ़ाया है, एमपीएस बढ़ा है, तो इधर हमारा के का मान घट गया। कहने का मतलब एमपीसी के साथ सीधा संबंध होता है और एमपीएस के साथ विपरीत संबंध होता है। एमपीएस बढ़ने पे के घटता है, एमपीएस घटने पे के बढ़ता है। ये गुणक की बात आती है। अब बात आती है गुणक का कार्यकरण या उसकी वर्किंग कैपेसिटी, कैसे काम करता है गुणक, उसको हम देखेंगे। गुणक का कार्यकरण, हालांकि जो बात मैंने बताई है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। गुणक का जो सिद्धांत वो कहता है कि अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट या निवेश में चेंज, निवेश में चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा बेटा? आय में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? आय में परिवर्तन होगा। और जब लोगों की आय में परिवर्तन होगा तो वो लोग उपभोग बढ़ाएंगे अपना। क्या बढ़ाएंगे? उपभोग बढ़ाएंगे। और उपभोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक व्यक्ति के लिए उपभोग दूसरे व्यक्ति के लिए आय का काम करती है। समझ में आ रही मेरी बात? कि एक व्यक्ति के लिए उपभोग, मैं दुकान में गया हूं और दुकान से सामान लिया 1000 रुपए का। कितने रुपए का सामान लिया? 1000 रुपए का। ये मेरे लिए तो क्या है? उपभोग है, लेकिन मैंने 1000 किसको दिए? दुकान वाले को। दुकान वाले के लिए क्या है? ये आय। कहने का मतलब एक व्यक्ति के लिए उपभोग दूसरे व्यक्ति के लिए आय का काम करता है। तो जब इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे तो आय में चेंज होगा, आय में चेंज होगा, उपभोग में चेंज होगा, उपभोग में चेंज होगा तो उस व्यक्ति की आय में चेंज होगा। यानी उपभोग में चेंज होने पर आय में परिवर्तन होगा। इस तरह से जो है आपका गुणक काम करता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। आय में चेंज, उपभोग में चेंज, उपभोग में चेंज, आय में चेंज, और लास्ट में एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपका उपभोग 0 की ओर अग्रसर हो जाता है। तो वहां तक ये प्रक्रिया जो है आपकी चलेगी। तो गुणक की जो प्रक्रिया है 2 प्रकार से चलती है। एक तो गुणक की प्रक्रिया अनुकूल प्रक्रिया, और एक दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो होती है प्रतिकूल प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? प्रतिकूल प्रक्रिया। अनुकूल प्रक्रिया जो है वो है कि विनियोग के बढ़ने पर, विनियोग के बढ़ने पर या निवेश के बढ़ने पर आय कई गुना बढ़ जाती है। निवेश के बढ़ने पर आय कई गुना बढ़ जाती है, उसको अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब निवेश हमने बढ़ाया है तो उनकी इनकम जो है वो के गुना बढ़ेगी ना। के मतलब गुणक है, तो जितना गुणक है उतना गुना जो है आय में वृद्धि हो जाएगी। तो वो क्या है? वो आपकी अनुकूल प्रक्रिया है। और प्रतिकूल प्रक्रिया बिल्कुल उल्टा, यानी हमने निवेश में कमी कर दी, तो जितना गुना निवेश में करेंगे उतनी ही तेजी के साथ आय में कमी होगी। वो होगी इसकी प्रतिकूल क्रिया। क्या होगी? प्रतिकूल क्रिया।
टेबल के द्वारा एक इसमें आपको समझाने की कोशिश की है एक जगह, हालांकि टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुकूल प्रक्रिया और प्रतिकूल प्रक्रिया एक टेबल के द्वारा जरा सी बात में बता दूं एक टेबल के जरिए। जैसे मान लीजिए चक्र बताया यहाँ पे, चक्र का मतलब मान लीजिए दौर है, पहले दौर में, दूसरे दौर में, तीसरे दौर में, चौथे दौर में, पांचवें दौर में, छठे दौर में। इस प्रकार जो है प्रारंभिक विनियोग या कहें विनियोग में वृद्धि, स्टार्ट में हमने 100 किया है ना, और यहाँ पे आय में वृद्धि डेल्टा वाई, यहाँ पे उपभोग में वृद्धि डेल्टा सी, और यहाँ पे बचत में वृद्धि डेल्टा एस। और इसमें एक चीज पहले से बता दी कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एमपीसी का मान दे रखा है, एमपीसी जो है वो 0.5 है मान लीजिए, ठीक है। स्टार्ट जब विनियोग में वृद्धि होती है ना 100, तो ये मान के चलिए कि आपकी आय में स्टार्ट में 100 की 100 वृद्धि होगी। शुरू में हमने कहा था, पहले चक्र की बात करें, कंप्लीट बात नहीं करेंगे, पहले चक्र की बात करेंगे। पहले चक्र में जितना आपका इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो गई वो आय में वृद्धि हो गई 100। अब आय में वृद्धि होते ही सी में कितनी वृद्धि होगी, उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। देखिए उपभोग में वृद्धि जो है ना वो एमपीसी 0.5 है, और एमपीसी क्या होता है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मतलब आय में जितना परिवर्तन होता है, इकाई परिवर्तन होने पर उपभोग में जितना परिवर्तन होता है वो सीमांत प्रवृत्ति है 0.5। इसका मतलब आधा परिवर्तन होता है, आधा। यानी आय में 100 हुई तो इसमें होगी 50, अब इसमें 50 होगी तो सीधी सी बात है बाकी कहाँ गया, वहां बाकी गया बचत में। कहने का मतलब अब उपभोग में जो है 50 की प्रवृत्ति हो गई। और हमने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि उपभोग में जो परिवर्तन होता है उससे उसकी कि एक व्यक्ति का उपभोग जो है अगले व्यक्ति के लिए किसका काम करता है, आय का काम करता है। यानी अब नेक्स्ट चक्र में जो आय होगी वो उसकी वृद्धि कितनी होगी, 50 होगी। नेक्स्ट चक्र में आय में वृद्धि कितनी होगी, 50 होगी। अब आय में वृद्धि 50 हो गई तो अब देखिए उपभोग एमपीसी 0.5 है तो ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 25। अगर ये 0.5 की जगह कुछ और होता तो ये आंकड़े चेंज होते अलग अलग। यहाँ पे 0.5 है इसलिए दोनों सेम है। ये अगले व्यक्ति के लिए आय का काम करेगी 25, कितना हो गया 12.5 एंड 12.5। अगले चक्र में क्या होगा, ये इसकी इनकम हो गई तो इसका आधा कितना हो गया 6.25 एंड 6.25। इसके बाद में 6.25 और फिर ये कितना हो गया 3.125 एंड 3.125। ये प्रक्रिया जो है वो आगे चलती रहेगी। ये डेल्टा सी जो है आपका 0 की ओर अग्रसर होगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आय में वृद्धि, जो सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आय में वृद्धि 200 हो जाएगी। 200 क्यों हुई, तो 200 होगी तो ये 100 और ये 100। 200 ही क्यों हुई, क्योंकि डेल्टा आई का मान जो था वो 100 था, और ये कितना 200 क्यों हुआ, क्योंकि एमपीसी का मान 0.5 था, और के का मान जो होता है ना वो ये लिखा था 1/1 माइनस एमपीसी, यानी 1/1 माइनस 0.5 और 1/0.5 यानी 2। के का मान 2, ए का मान 2 है, तो डेल्टा आई में अगर 100 की वृद्धि होती है तो आई में जो है वो उसकी दुगनी वृद्धि होगी। कहने का मतलब टोटल जो है वो 200 की वृद्धि होगी, ये टोटल 200 की वृद्धि। ये गुणक की कार्यविधि है, इस तरह से गुणक काम करता है। बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा क्लियर करवाने की जरूरत नहीं है, आज बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। सीधे से एक और आता है आपका मितव्ययता का विरोधाभास। मितव्ययता, मितव्ययता का मतलब खर्चा कम करना, सीधी सी बात है, खर्चा कम करना। खर्चा कम करेंगे तो क्या चीज बढ़ेगी बेटा, बचत बढ़ेगी, है ना। विरोधाभास क्यों है इसकी बात हम यहां पे करेंगे। अगर इसमें ये कहा है हमने, विरोधाभास इसलिए आया कि सीधी सी बात है कि अगर हम ये कहें कि आय और बचत का अनुपात, आय और बचत का अनुपात बढ़ा दें हम,
यानी आय की तुलना में बचत का, मान लीजिए पहले ये कह रहे थे कि हम 5% जो है वो बचत कर रहे थे, 100 में से 5 रुपए की जो है बचत कर रहे थे, है ना, और अब बचत बढ़ा के हमने 7% कर दी, बचत बढ़ा के 7% कर दी। इसका मतलब बचत का प्रतिशत बढ़ गया या बचत का अनुपात बढ़ गया, और बचत का अनुपात बढ़ गया तो कुल बचत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? सीधी सी बात है, ये प्रश्न यहाँ पे यही कह रहा है कि कुल बचत वास्तव में बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है ये कि विरोधाभास इसमें यही है कि अगर आय और बचत का अनुपात बढ़ाएंगे, आय की तुलना में बचत का रेशियो बढ़ाएंगे, तो कुल बचत में वृद्धि नहीं होती है, कुल बचत में वृद्धि नहीं होती है। तो क्या होता है, या तो बचत उतनी की उतनी ही रहेगी, बचत जो है नो चेंज रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं, या बचतें, कुल बचत जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है कि अगर बचत में वृद्धि हुई, बचत का अनुपात बढ़ा, बचत का अनुपात बढ़ेगा, तो एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि बचत का अनुपात बढ़ेगा। एक तरह से ये मान लीजिए कि एमपीएस का मान बढ़ेगा, एमपीएस का मान बढ़ेगा, और एमपीएस का मान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि एमपीएस और एमपीसी का जोड़ 1 होता है। एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी का मान घटेगा, एमपीसी का मान घटेगा। घटेगा क्यों नहीं घटेगा? एमपीसी का मान घटा मान लीजिए। हाँ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, और वो इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा इतना भी नहीं है कि आपको मुश्किल लगेगा। हमने सीधी बात ये की है कि बचत का अनुपात बढ़ा, मतलब एमपीएस में वृद्धि हुई है, और एमपीएस में वृद्धि हुई है तो सीधी सी बात है कि एमपीसी गिरेगा, एमपीसी में कमी आएगी, और एमपीसी में कमी आएगी तो एक बात आपने देखी थी कि एमपीसी और गुणक में होता है संबंध सीधा, एमपीसी और गुणक में सीधा संबंध होता है, एमपीसी और गुणक में सीधा संबंध होता है। इसका मतलब एमपीसी गिरा है, इसका मतलब गुणक भी गिरेगा, यानी गुणक के मान में कमी, गुणक के मान में कमी, और गुणक के मान में कमी होगी तो सीधी सी बात है कि आय में वृद्धि जो होती है ना वो गुणक पर निर्भर करती है। इसका मतलब आय में वृद्धि जो है वो भी कम होगी, और आय में जब वृद्धि कम होगी लोगों के, तो सीधी सी बात है कि उनकी कुल बचतें जो हैं वो भी गिरेंगी। आदमी बचाता कब है? जब उसकी आय में वृद्धि होती है। लेकिन यहां पे तो ये हुआ कि बचत का प्रतिशत जरूर बढ़ गया है, लेकिन कुल बचतें जो हैं वो कम हुई हैं। ये ही जो है विरोधाभास है, क्योंकि सीधा सीधा देखते ही हमको ऐसे लगता है कि अगर बचत का अनुपात बढ़ा है तो कुल बचत भी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन बचत का अनुपात बढ़ते ही कुल बचत या तो अनचेंज्ड रही या कुल बचतें जो हैं वो कम हो गई। ये मित्रता का विरोधाभास है। अब जो है हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की। वैसे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, कुछ प्रश्न जो है वो कर लेते हैं। ये हमेशा दिक्कत करता है। देखिए कौन सा कथन सत्य है? के बराबर 1/MPC सही है क्या? सही है? आई थिंक नहीं है। के बराबर 1/1 - MPS सही है? नहीं है। याद करिए, ये लिखवाया था शुरू में, के बराबर 1/1 - MPC। क्या इससे मिलता जुलता इसमें कुछ है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी इससे मिलता जुलता नहीं है, इससे मिलता जुलता तो ये भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन कौन सा है इसका? सोचिए।
चार ऑप्शन गलत नहीं है, एक ऑप्शन सही है। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि 1 माइनस एमपीसी बराबर क्या होता है बेटा, एमपीएस होता है। इसलिए के का मान क्या हो जाएगा, 1/एमपीएस। ठीक है, गुणक का सूत्र इनमें से कौन सा, ये है, ये है, ये है। देखिए आप, कीन्स के विनियोग गुणक का मूल्य निर्भर करता है किस पर, आय के स्तर पर, पूंजी की सीमांत उत्पादकता के स्तर पर, विनियोग की मात्रा पर नहीं। ना आय के स्तर पर निर्भर करता है, ना विनियोग की मात्रा पर निर्भर करता है। विनियोग की वजह से जो है आय को बढ़ाता जरूर है, लेकिन इन पर नहीं करता, निर्भर करता है, ये देखिए यहाँ पे, इस पे गुणक निर्भर करता है, इस पे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, कीन्स के गुणक को प्रभावित करने वाले चीज है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दोनों ही सही लग रहे हैं। कौन सा कथन सही है, एमपीसी तथा गुणक की मात्रा में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है, थोड़ी देर पहले बात की थी। एमपीएस और गुणक के मध्य उल्टा संबंध होता है, थोड़ी देर पहले बात की थी, आपको याद होना चाहिए, लिख लीजिएगा आप। एमपीसी का मान होता है 1, 0, 0 से अधिक किंतु 1 से कम। देखिए एक जगह लिखा था मैंने, 0 इज लेस देन एमपीसी एंड लेस देन 1, 0 और 1 के मध्य होता है। गुणक का मूल्य निम्न सीमाओं में होगा, गुणक का मूल्य निम्न सीमाओं में होगा। गुणक का मूल्य जो है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि या तो 1 होता है, क्योंकि एमपीसी का मान जो है ना, गुणक जो है इससे आया, एमपीसी का मान, मान लीजिए इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे इस प्रश्न को, कि एमपीसी का मान जैसे अभी हमने कहा या तो 0 होता है या 1 होता है, 0 और 1 के बीच में। मान लीजिए यहां पे हो गया आपका एमपीसी का मान कम से कम 0, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति वो 0 है, यानी कोई उपभोक्ता कर नहीं रहा है, तो 1/1 माइनस 0 कितना हो गया, 1/1। इसका मतलब गुणक का मान कितना हो गया, 1। यानी उपभोग जब बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो गुणक का मान 1, और अगर एमपीसी का मान 1 हो गया तो 1/1 माइनस 1 यानी 1/0, कहने का मतलब अनंत। यानी ये मान तो 0 और 1 के बीच में वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये 1 हो गया और ये अनंत हो गया। कहने का मतलब गुणक का मूल्य जो है कौन सी सीमाओं में होगा, 0 1 के बीच में नहीं होगा, -1 +1 के बीच में नहीं होगा, 1 और अनंत के बीच में नहीं होगा, हाँ सॉरी होगा ना, 1 और अनंत के बीच में ही होगा। ये जो है आपका, देखिए यदि एमपीसी 0.5 है, प्रारंभिक विनियोग 100 है, अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि क्या होगी। प्रारंभिक विनियोग कहे या ये कहें कि विनियोग में वृद्धि कहें, विनियोग में वृद्धि, डेल्टा आई बराबर जो है वो कितना है, 100 है। एमपीसी का मान 0.5 है, तो कुल आय में वृद्धि कितनी होगी, के गुना, और के का मान निकालेंगे कैसे, 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5 या 2 आ गया। कहने का मतलब 2 गुना 100 गुणा 2 कितना, 200। हाँ है ऑप्शन 200, ये रहा 200। ठीक है, ये रिक्त स्थान है। देखिए गुणक बराबर शुरू में बताया था, याद है ना, याद है, डेल्टा वाई बराबर के गुणा डेल्टा आई, ऐसे कुछ करके बताया था शुरू में, है ना। उसके बाद में के का मान निकाला था, वही होगा। गुणक बराबर 1/1 माइनस जो भी है। यदि एमपीसी का मान 0.6 है, गुणक का मूल्य कितना होगा, अभी बताया। एमपीसी और गुणक में संबंध है कैसा, सीधा या विपरीत, वो वाला आपको आंसर देना है। ठीक है ना। एमपीएस और गुणक में यही 2 ऑप्शन आपके पास हैं। एमपीएस इकाई है तब गुणक कितना होगा। देखिए अभी फॉर्मूला रख के इससे पहले एक सवाल किया था, अगर एमपीसी इकाई है, इसका मान 1 है तो गुणक कितना होगा, हमने बताया था ना 1 और अनंत के बीच में होता है। तब ये जब इकाई है, ये 1 है, तो गुणक का मान कितना होगा, वो एमपीसी का मान कितने से अधिक होता है, 0 से अधिक होता है, कितने से कम होता है आप जानते हैं। एमपीसी जब 0 होती है तब गुणक का मान कितना होता है, ये भी इसी में बताया था आपको। अतिरिक्त विनियोग से आय में कई गुना वृद्धि होती है, ये गुणक की कौन सी प्रक्रिया है, 2 बताई थी ना प्रक्रिया बेटा, एक तो अनुकूल और एक प्रतिकूल। अनुकूल कब,
जब विनियोग से आय में वृद्धि होती है तो अनुकूल, और विनियोग से आय में कमी होती है तो प्रतिकूल। इनमें से देख लेना कौन सा अनुकूल है या प्रतिकूल है, ठीक है। ये आपको सत्य असत्य कथन बताने हैं। गुणक और एमपीएस में सीधा संबंध है, सत्य है या असत्य है आप देखें, ट्रू एंड फॉल्स करना आपको। इसी तरह का ये है, कीन्स का गुणक विनियोग गुणक है, क्या ये सही है? शुरू में कहा था कि आय गुणक कहा, निर्गत गुणक कहा, दूसरे प्रकार के शुरू में आया था एक काहन का गुणक। स्टार्ट गुणक की बात जब भी आती है ना, केएफ काहन की बात आती है, और केएफ काहन ने जो गुणक कहा था वो गुणक दिया था रोजगार गुणक। क्या दिया था? रोजगार गुणक। वो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, और उसके बाद में जब कीन्स के टाइम पे बात आई तो उन्होंने रोजगार गुणक की बजाय इसको निवेश गुणक कहा। कौन सा गुणक कहा? निवेश गुणक कहा। यानी आपका ये है कि कीन्स का गुणक विनियोग गुणक है, यानी विनियोग का मतलब निवेश गुणक है। ये सही है या गलत है वो आप देखें, बता चुका हूं मैं वैसे तो। एमपीसी जब शून्य होती है तब गुणक का मान इकाई होता है, उसमें भी आया था। एमपीसी 0 है, एमपीएस बराबर 0 है तो गुणक अनंत होगा। ये देखिए 1/1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीएस, यही तो है ना। और इसका मान 0 है तो 1/0 और 1/0 अनंत, सही है। कीन्स का गुणक विनियोग और आय के मध्य संबंध स्थापित नहीं करता है। क्या संबंध स्थापित नहीं करता है? के बराबर डेल्टा आई और डेल्टा वाई में संबंध स्थापित नहीं करता है क्या? देख लीजिएगा। कीन्स का विनियोग गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। गुणक का मूल्य -1 और +1 की सीमा में रहता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एमपीसी का मान जो है वो 0 एंड 1 के बीच में होता है, ये -1 एंड +1 की सीमा में नहीं रहता। कई बार बात कर चुके हैं, 0 एंड सॉरी 1 और अनंत के बीच में। यदि एमपीसी का मान 1 है तो गुणक का मूल्य अनंत होगा। आप चेक करिए इस चीज को। अगर एमपीसी का मान 0.5 है, गुणक का मूल्य 2 होगा। आप लोग एक कॉपी ले लीजिएगा और कॉपी के पेज में इन सवालों को करिए। इतने सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं कि आज आपके यूट्यूब कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट करना जो है आप लोगों के लिए टाइपिंग करना मुश्किल होगा। पेन से उतार लीजिएगा और कॉपी के पेज पे कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा दिक्कत हो तो, और मैं चेक कर लूँगा। शाम को टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो रात को चेक कर लूँगा। और तब तक के लिए बाय।